मैक्स वेबर 20वीं सदी के सबसे बड़े सामाजिक सोच रखने वालों में माने जाते हैं। उन्हीं की वजह से समाजशास्त्र जैसे नए विषयों की शुरुआत हुई और कानून, अर्थशास्त्र, राजनीति और धर्म की पढ़ाई में भी बड़ा बदलाव आया। उन्होंने जिस तरीके से चीजों को समझने और सिखाने का तरीका बताया, उसी से आज का आधुनिक समाजशास्त्र अलग पहचान बना सका। आज भी बहुत लोग अपने काम में उनसे ही प्रेरणा लेते हैं, चाहे वो बिल्कुल तर्क वाली सोच रखने वाले हों या फिर और तरीके से सोचने वाले। वेबर की दो सबसे जानी मानी बातें थीं। एक तो पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने की वजह को समझाने वाली तर्कशीलता की सोच और दूसरी पूंजीवाद कैसे आया, इसकी खास सोच, जिसमें उन्होंने मजदूरों के संघर्ष की बजाय धर्म को अहमियत दी। इन दोनों सोचों ने उन्हें आधुनिकता के सबसे खास विचारकों में खड़ा कर दिया। इसके अलावा वे राजनीति में भी काफी दिलचस्पी रखते थे और उनकी सोच राजनीति में बिल्कुल असलियत के आधार पर थी, जो और दूसरे बड़े नामों से मेल खाती। मैक्स वेबर का असर कई तरह के विचारों, पढ़ाई के तरीकों और सोच पर आज भी साफ दिखाई देता है। मैक्स वेबर का जन्म एक अमीर और पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। उनके पिता का कारोबार और राजनीति दोनों में नाम था और उनकी मां पढ़ी लिखी और समाज सेवा से जुड़ी थी। उनके छोटे भाई ने भी समाज और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नाम कमाया। इसी माहौल में वेबर बड़े हुए, जहां घर में हर वक्त राजनीति, समाज और संस्कृति की बातें होती थीं। उनके माता पिता की सोच कई बार आपस में टकराती थी। एक तरफ दुनिया और समाज में आगे बढ़ने की सोच थी, तो दूसरी तरफ सादा और पढ़ाई लिखाई में मन लगाने की। मैक्स वेबर की जिंदगी में भी ये दोनों सोचें टकराती रहीं। वेबर ने हिडलबर्ग और बर्लिन की यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी और कानून की पढ़ाई के बाद अपने रिसर्च के लिए खास रिपोर्ट तैयार की, जिसमें मजदूरों की हालत के बारे में बताया था। उनकी इस रिपोर्ट से काफी चर्चा हुई और इसके बाद उन्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिला। उनकी शादी मैरियन वेबर से हुई, जो अपने आप में बहुत समझदार और महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाने वाली थी। दोनों ही पढ़े लिखे लोगों की दुनिया के केंद्र में आ गए। उनके घर में ऐसे लोग आते थे जो आगे चलकर बहुत नामी विचारक बने। वेबर खुद भी पब्लिक लाइफ में एक्टिव रहे और अलग अलग संगठनों में अपनी अहम भूमिका निभाई। इस सब के बीच वे एक तेज दिमाग वाले अर्थशास्त्री और बोलने वाले विद्वान बन गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उनके पिता के गुजर जाने के बाद वेबर पर इतना असर हुआ कि उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उनका पढ़ाना और रिसर्च का काम बुरी तरह रुक गया। हालत ऐसी हो गई कि उन्होंने पढ़ाने का काम छोड़ दिया और बहुत सालों तक वे वापस क्लास में नहीं गए। तब भी वे सोच विचार में डूबे रहे और अपने मन से जुड़ी कई बातें और अलग अलग विषयों पर लिखते रहे। इसी समय उनका सबसे मशहूर काम प्रोटेस्टेंट एथिक और पूंजीवाद की आत्मा आया। इसी दौरान वे अमेरिका भी गए, जिससे उनकी सोच में और गहराई आई। कुछ साल बाद वे फिर से समाज और पढ़ाई लिखाई की दुनिया में एक्टिव हो गए। वे कुछ साथियों के साथ मिलकर एक बड़ा जर्नल चलाने लगे, जिससे समाजशास्त्र का नाम और आगे बढ़ा। इसके अलावा उन्होंने समाजशास्त्र का एक ग्रुप भी बनाया, जिसमें वह पहली बार खजांची बने। हालांकि बाद में उन्होंने ये जिम्मेदारी छोड़ दी। इन सालों में वेबर ने धर्म, समाज और अर्थशास्त्र पर बहुत खास काम किए, जिनकी वजह से आज भी उनका नाम बहुत ऊंचा माना जाता है। जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो वेबर भी शुरुआत में अपने देश का पूरा साथ दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जंग की सच्चाई और सरकार की नीतियां देखकर वे नाखुश हो गए और सरकार की खुलकर आलोचना करने लगे। वे अपने लेखों और रिपोर्ट्स के जरिए लोगों और नेताओं को जंग की गलतियों के बारे में बताते रहे। धीरे धीरे उन्होंने लोकतंत्र की बात तेजी से उठाई और हर इंसान को बराबरी का हक देने और संसद को ताकतवर बनाने के लिए आवाज उठाई। जंग के खत्म होने पर वेबर को
एक बड़े नेता के तौर पर देखा जाने लगा। उन्हें संविधान बनाने वाले ग्रुप में बुलाया गया। साथ ही वे एक राजनीतिक पार्टी से चुनाव भी लड़े, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली। वेबर ने जर्मन क्रांति और समझौते की नीतियों का भी विरोध किया, इसलिए वह उस समय की राजनीति में खुद को अलग थलग महसूस करने लगे। हालांकि वे राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो प्रस्ताव लेकर आए उसे बाद में संविधान में अपनाया गया। राजनीति से थोड़ा निराश होने के बाद वेबर ने फिर से पढ़ाई लिखाई की ओर ध्यान दी। उन्होंने वियना और म्यूनिख की यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, जहां उन्होंने बहुत असरदार लेक्चर दिए। इस दौरान उन्होंने धर्म और समाज पर अपने लेख भी जमा किए, लेकिन ज्यादा दिन ये सिलसिला नहीं चला। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उनका निधन हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 56 साल थी। वेबर को सीधे सीधे दार्शनिक मानना आसान नहीं है। वो बहुत तरह के कामों में लगे रहे, लेकिन वो वैसे दार्शनिक नहीं थे जैसा आमतौर पर समझा जाता है। उनके विचार उस समय के माहौल से बहुत जुड़े हुए थे। उनके समय में यूरोप में ज्ञान और तर्क को लेकर बड़ी बहस चल रही थी। पुराने तरीकों और तर्क की सोच के खिलाफ आवाजें उठ रही थी। साथ ही लोग अपनी भावनाओं और अंदर की आवाज को भी अहम मानने लगे थे। इसी माहौल में वेबर ने अपनी सोच बनाई। उन पर डार्विन, मार्क्स और नीत्शे जैसे बड़े नामों का भी असर था। वेबर की सोच को समझने के लिए दो बातें जरूरी हैं। एक, उन्हें चीजों को जानने समझने का कौन सा तरीका ठीक लगता था, और दूसरी, उनका नैतिक नजरिया कैसा। वेबर ने अपने समय की बड़ी बहसों को पढ़ाई के दौरान ही महसूस किया। कानून पढ़ते वक्त उन्हें उस समय के कानून के दो अलग अलग तरीके देखने को मिले। एक तो सख्त नियम मानने वाला तरीका, दूसरा इतिहास और समाज की सोच से जुड़ा तरीका। बाद में जब वे अर्थशास्त्र में आए तो वहां भी दो अलग सोचें मिल गईं। एक पुराने नियमों पर चलने वाली, दूसरी समय और हालात के हिसाब से चलने वाली। लेकिन असली बदलाव तब आया जब वेबर ने जर्मनी के दक्षिणी हिस्से के कुछ दार्शनिकों के विचार पढ़े। वहां के सोचने का तरीका उन्हें अपने लिए ज्यादा सही और साफ लगा। इन दार्शनिकों के मुताबिक असली दुनिया और हमारा दिमाग दोनों अलग अलग हैं। दुनिया जैसी है वैसी पूरी तरह समझ में नहीं आती। हम सिर्फ अपने मन से बनाए गए ख्यालों के जरिए ही उसे समझ पाते हैं। सोचने और समझने का काम भी पूरी तरह तर्क पर टिका हुआ है। जो चीज हमें दिमाग से समझ आती है वही हमारे लिए सच बनती है। यही सोच विज्ञान और समाजशास्त्र दोनों में लागू होती है। फर्क बस इतना है कि समाजशास्त्र में तर्क के साथ साथ इंसानी मूल्यों और भावनाओं की भी अहमियत होती है। कुछ विद्वानों के हिसाब से समाज और इतिहास की पढ़ाई में सबसे जरूरी बात है कि हम चीजों को अलग अलग लोगों की अपनी अपनी सोच और मान्यताओं के हिसाब से समझें। यहाँ हर किसी की सोच अलग और अनोखी होती है, इसलिए समाजशास्त्र किसी एक जैसे नियमों में नहीं बन सकता। इसीलिए समाजशास्त्र में हम सबको एक जैसा नहीं समझते, बल्कि हर इंसान की सोच, हालात और उसका नजरिया सब कुछ देखकर ही उसकी असलियत को जानने की कोशिश करते हैं। ये भी जरूरी है कि जब हम किसी भी ऐतिहासिक घटना या इंसान के बारे में सोचते हैं तो हमारे अपने विचार और मान्यताएं भी उसमें शामिल हो जाती हैं। इसी वजह से मूल्य यानी वैल्यू और उसके बारे में सोच यानी वैल्यू जजमेंट दोनों ही समाजशास्त्र की पढ़ाई में बहुत जरूरी हो जाते हैं। रिकर्ड के मुताबिक किसी भी चीज के बारे में हमारी सोच और उसका मूल्यांकन पहले आता है, उसके बाद ही हम उसमें कोई मूल्य या वैल्यू देखते हैं। उनका कहना था कि जब हम किसी घटना या चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमारा अपना नजरिया और उसके लिए हमारी मान्यताएं भी शामिल हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में हमें अपना नजरिया, उस वक्त के लोगों की सोच, निजी और सामाजिक मान्यताएं, इन सबको अलग अलग समझना जरूरी होता है। रिकर्ड मानते थे कि हर समाज में कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो सबको सही लगते हैं, और जो इतिहास पढ़ता है उसे भी ये मानना चाहिए कि वो कौन से मूल्य हैं। ठीक वैसे ही जैसे विज्ञान में सब मानते हैं कि कुछ नियम हर जगह लागू होते हैं,
वैसे ही समाजशास्त्र में भी कुछ ऐसी मान्यताएं मानी जाती हैं। इसी सोच से लगता है कि आखिरकार हर ऐतिहासिक घटना भी किसी न किसी बड़ी सोच का हिस्सा बन जाती है। पर सच ये है कि तर्क और कल्पना के बीच का ये फर्क, यानी कि सच और विचार को जोड़ना, अब भी उतना ही मुश्किल है जितना पहले था। वेबर ने भी अपने कई लेखों में इन्हीं सवालों पर विचार किया। वेबर के नैतिक नजरिए पर जर्मन सोच और खासकर कांट और नीत्शे का गहरा असर था। कांट का मानना था कि सही काम वही है जो इंसान अपने मन से पूरी समझ और अनुशासन के साथ करे और जिसमें असली आजादी हो। ये आजादी कोई भी काम करने की नहीं, बल्कि सोच समझकर अच्छा और सही काम करने की है। कांट के हिसाब से जब तक हम अपने लिए कोई ऊंचा मकसद तय नहीं करते, तब तक सिर्फ अपनी मर्जी से किया गया काम खुदगर्जी में बदल सकता है। इसलिए असली नैतिकता उसी में है जब हम अपने मन से पूरे तर्क और जिम्मेदारी के साथ दूसरों के लिए सही फैसला लें। इसी सोच से वेबर भी प्रभावित थे। उन्होंने ये बात मानी कि असली इंसान वही है जो अपने आप को बदलकर तर्क और बड़ी सोच के साथ आगे बढ़े। उनके समय में धर्म और नैतिकता पर भी खूब बहस हो रही थी और वेबर की सोच इन सबके मेल से बनी थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो कांट और वेबर की सोच का मकसद लगभग एक जैसा ही था। फर्क बस इतना था कि एक दार्शनिक थे और दूसरे समाजशास्त्री। लेकिन वेबर ने कांट की उस सोच को पूरी तरह नहीं माना जिसमें तर्क और नैतिकता को हमेशा एक जैसी मान्यता दी गई है। वेबर मानते थे कि आज के समय में ये सोच पूरी तरह लागू नहीं हो सकती। कांट ने नैतिकता, आजादी और खुद की समझ के बीच जो रिश्ता जुड़ा था, वेबर को लगता था कि वो अब नहीं बचा है। कांट की सोच में जहाँ सब कुछ एक नियम के मुताबिक था, वहीं वेबर के समय तक लोगों की सोच बदल चुकी थी। नीत्शे के हिसाब से सच्चाई की चाहत कभी भी किसी बड़े धर्म या विज्ञान की कहानी में पूरी नहीं हो सकती। जैसे जैसे इंसान खुद को ज्यादा समझने लगता है, वो कई बार हर चीज पर शक करने लगता है या फिर उसे लगता है कि किसी भी चीज की कोई असली अहमियत नहीं है। ऐसे में दो ही रास्ते बचते हैं, या तो इंसान पूरी तरह अपनी मर्जी से जीना शुरू कर दे या फिर अपनी आजादी ही छोड़ दे। पहला रास्ता इंसान को बहुत खुदगर्ज बना सकता है और दूसरा उसको पूरी तरह बदल सकता है। दोनों ही रास्तों में इंसान की असली पहचान खो सकती है। इन सब के बीच वेबर ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने न तो खुद को बहुत ऊंचा बना लिया, न ही पूरी तरह हार मान ली। उनकी सोच थी कि इंसान को आजादी चाहिए, लेकिन वो आजादी बिना तर्क और जिम्मेदारी के नहीं मिल सकती। वेबर की सोच में एक गहरा दर्द और असमंजस था, जहां तर्क और नैतिकता के बीच हमेशा एक खींचतान चलती रहती है। वैसे तो वेबर ने तर्क और नैतिकता पर बहुत गहराई से सोचा, लेकिन उनका असली योगदान समाजशास्त्र में है। वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र के जन्म देने वालों में गिना जाता है। उनके लिखे हुए कई काम आज भी चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनकी सोच का असली केंद्र तर्क और तर्कशीलता का विकास है। बहुत से लोगों ने उनकी सोच को अलग अलग नाम दिए, लेकिन सबका मकसद यही था कि वेबर ने जिस तर्कशील समाज की बात की, उसी ने आज के समाज को समझने की नई दिशा दी। जो भी वेबर की तर्कशीलता वाली सोच पढ़ता है, उसे सबसे पहले दो बातें महसूस होती हैं। एक तो ये सोच वापस मोड़ना मुश्किल है, और दूसरा, इसमें पश्चिमी समाज को ही सबसे ऊपर रखा गया है। उन्होंने अपनी किताब में जिस लोहे के पिंजरे की बात की है, वो बताता है कि जैसे जैसे तर्क और नियम बढ़ते गए, इंसान की आजादी और जीवन का असली मतलब धीरे धीरे खोता गया। वेबर ने ये भी माना कि पश्चिमी देशों में ही ऐसा कुछ हुआ जो बाकी दुनिया से अलग है, यानी तर्क और नियमों की ये कहानी वहाँ ही खास थी। साथ ही वेबर ये भी कहते हैं कि किसी एक नियम से पूरी दुनिया का इतिहास नहीं समझा जा सकता। हर समाज और संस्कृति में तर्क और नियमों का अपना अपना तरीका रहा है। उन्होंने दुनिया की अलग अलग धर्म और संस्कृतियों का अध्ययन किया, लेकिन उसका मकसद बस ये दिखाना था कि पश्चिम में किस तरह तर्कशीलता ने खास जगह बनाई।
तो वेबर की तर्कशीलता की कहानी कोई एक नियम या कानून नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका है। सामान्य भाषा में समझे तो तर्कशीलता का मतलब है इंसान की जिंदगी के हर हिस्से में ऐसे नियम बनते चले जाना जिनके जरिए हर चीज को गिन तोल कर हिसाब किताब से चलाया जा सके। जैसे कि पूंजीवाद में सब कुछ गिनती और पैमाने पर चलता है, उत्पादन से लेकर मजदूरों के काम तक हर चीज का हिसाब होता है। इसी वजह से काम करने के तौर तरीकों, कानून, प्रशासन और राजनीति में भी ऐसी व्यवस्था आ गई कि सब कुछ पहले से तय नियमों के हिसाब से चले। इसमें कानून सबके लिए एक जैसा होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और सरकारी काम करने वाले लोग नियम से चलते हैं। ये सब तर्कशीलता और गिनती पैमाने की वजह से मुमकिन हो पाया। ये सब बदलाव सिर्फ अर्थशास्त्र या राजनीति तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि समाज, धर्म, संस्कृति और सोच में भी आए। इंसान का पूरा नजरिया ही बदल गया। अब सब कुछ ज्यादा तर्क और जानकारी पर टिका है और हर चीज में निजी भावनाएं और पुराने रीति रिवाज पीछे छूटते गए। वेबर ने इसे जादू का टूटना कहा, यानी अब लोग दुनिया को तर्क और ज्ञान की नजर से देखने लगे, न कि पुराने विश्वासों या चमत्कारों की नजर से। यही बदलाव पश्चिमी समाज की पहचान बन गई, जिसमें ज्ञान, नियम और नियंत्रण सबसे आगे रहे। दूसरी बात है बेमिसाल तरीका, यानी किसी भी चीज को बिल्कुल बिना किसी निजी भावना या पहचान के देखना। वेबर के हिसाब से तर्क और नियमों का असर इतना बढ़ गया कि अब मजदूर और आम लोग सिर्फ एक गिनती का हिस्सा बन गए, जैसे हिसाब किताब की किताब में नंबर होते हैं। अब काम और कारोबार में परंपरा या इंसानी रिश्तों की जगह सख्त नियमों और हिसाब किताब ने ले ली। कानून और प्रशासन भी अब पूरी तरह से नियमों के मुताबिक ही चलते हैं, जिसमें कोई गुस्सा या झुकाव नहीं रहता। वेबर ने पाया कि ये सोच सिर्फ पैसे काम तक ही नहीं, बल्कि धार्मिक सोच और खास तौर से प्रोटेस्टेंट धर्म के उसूलों से भी जुड़ी थी। इसी सोच ने इंसान को भगवान के सामने बस एक साधन बना दिया, और यही वजह रही कि आधुनिक इंसान के अंदर अपनी अलग पहचान और अपने आप को सिर्फ चीजों का हिस्सा मानने की सोच दोनों साथ साथ पैदा हुई। तीसरी बड़ी बात है नियंत्रण। तर्कशीलता के बढ़ने से इंसान ने अपने आसपास की चीजों और पूरी प्रकृति पर काबू पाने की क्षमता बढ़ा ली। अब विज्ञान और तकनीक ने सब कुछ मुमकिन बना दिया। वहीं प्रशासन और कारोबार में भी इतनी सख्ती और नियम आ गए कि इंसान खुद भी अपने आप पर कंट्रोल करने लगा। यह सोच प्रोटेस्टेंट धर्म की सख्त अनुशासन वाली आदतों से आई थी, जिसमें हर इंसान से उम्मीद थी कि वो खुद को कंट्रोल में रखे और लगातार मेहनत करे। वेबर ने माना कि इसी वजह से एक ऐसा नागरिक तैयार हुआ जिसे अधिकार भी मिले और जिसने तर्क, अनुशासन और जिम्मेदारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। इसी सब के चलते तर्कशीलता का मतलब सिर्फ एक सीधी रेखा में आगे बढ़ना नहीं है। वेबर मानते थे कि तर्कशीलता हर जगह और हर काम में अलग अलग तरह से असर डालती है, और किसी एक नजरिए से सही लगने वाली चीज दूसरे के लिए गलत भी हो सकती है। तर्क और नियमों ने इंसान को जहां एक तरफ आजादी दी, वहीं दूसरी तरफ उसे मशीन का हिस्सा बना दिया, जैसे किसी पिंजरे में कैद हो गया हो। इसी वजह से वेबर को चिंता थी कि आगे जाकर इंसान की सोच और भावनाएं बिखर जाएंगी और हर कोई अपने अपने रास्ते पर चलता रहेगा, जिससे समाज में एक तरह की उथल पुथल आ सकती है। वेबर ने बताया कि तर्क और नियमों ने पुराने समय की तरह भगवान और चमत्कारों की सोच को तोड़ दिया, लेकिन इसका उल्टा असर ये भी हुआ कि अब इंसान फिर से अलग अलग मान्यताओं और विचारों के जाल में फंसने लगा। यानी जैसे पहले सब कुछ जादू और भगवान के भरोसे था, अब वही हालत फिर एक नए रूप में सामने आ गई है। इस बदलाव के कई गहरे असर हैं जिनको समझना जरूरी है। आधुनिक विज्ञान ने जीवन के हर हिस्से को तर्क और नियमों के हिसाब से बदल डाला। शुरू में लोग विज्ञान को एक सच्ची और सही राह मानते थे, लेकिन वेबर के मुताबिक विज्ञान खुद भी अपने मतलब को खोता चला गया।
हर नई खोज पुरानी को खत्म कर देती है और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। ऐसे में सवाल उठता है कि जो चीज कभी पूरी नहीं हो सकती उसमें इंसान क्यों लगा रहे। धीरे धीरे विज्ञान ने वो ताकत भी छीन ली जो पहले धर्म या दूसरी चीजों से इंसान को मिलती थी। नतीजा ये हुआ कि अब सब कुछ अलग अलग हिस्सों में बट गया। कोई एक सोच या नजरिया सबको साथ नहीं रख सका। अब समाज में धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और नैतिक मान्यताएं एक दूसरे के मुकाबले आ खड़ी हुई हैं। जैसे कोई चीज खूबसूरत तो लग सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अच्छी भी हो। अब अच्छाई बुराई के फैसले भी लोगों की अपनी पसंद पर टिका है। जैसे स्वाद के मामले में कोई खाना अच्छा या बुरा लगता है। वेबर की नजर में ये बदलाव कोई शांत या सहज प्रक्रिया नहीं था। उनका कहना था कि अब हर सोच, हर मूल्य एक दूसरे से टकरा रहे हैं। पहले एक भगवान या विज्ञान की सोच सबको जोड़ती थी। अब कई तरह के नए देवता या विचार सामने आ गए हैं जो इंसान की सोच और जीवन को फिर से अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं। इसीलिए वेबर के अनुसार आधुनिक समय में दो अलग अलग तस्वीरें बनती हैं। एक तरफ सख्त नियमों और प्रशासन का पिंजरा है, दूसरी तरफ हर इंसान की अपनी अलग सोच और मूल्यों का जंगल है। दोनों ही तस्वीरों में इंसान का खुद पर नियंत्रण और असली आजादी कम होती जाती है। अब या तो इंसान मशीन का पुर्जा बनकर रह जाता है या फिर अपने मन के पीछे भागते हुए भी खाली रह जाता है। कभी वक्त था जब इंसान के भीतर बहुत गहरी सोच और भरोसा होता था। हर दिन की जिंदगी को वो एक फर्ज की तरह निभाता था। ये सोच उसने खुद के अंदर से पाई थी, यानी अपनी मेहनत और अनुशासन से खुद को मजबूत बनाया था। वेबर ने इसे ही असली व्यक्तित्व कहा है, जिसने समाज को आगे बढ़ाया। इसी सोच और आचरण की वजह से आधुनिक दुनिया की शुरुआत मानी जाती है। पहले के समय में समाज का ढांचा और लोगों की सोच एकदम अलग थी। वेबर ने बताया कि जिस समाज में लोग अपने अपने काम और जिम्मेदारी को लेकर बहुत गंभीर थे, वहीं छोटे छोटे गुटों में बहुत सख्त अनुशासन और जुड़ाव दिखता। ये गुट जैसे धार्मिक या छोटे छोटे समुदाय थे, जिनमें शामिल होने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ती थी। वहाँ हर सदस्य को अपनी पहचान खुद बनानी होती थी और इन्हीं के जरिए असली नैतिकता और समाज की ताकत बनती थी। वेबर के मुताबिक इन छोटे छोटे समूहों की वजह से ही आधुनिक समाज में एक साथ अनुशासन और आजादी का मेल हो पाया। इन्हीं से समाज में असली नागरिकता और जिम्मेदारी आई। अगर सबको आसान भाषा में समझाएं, तो वेबर की तर्कशीलता की सोच एक गहरे विरोधाभास से भरी थी। एक तरफ आधुनिकता यानी आज का समय, जिसमें इंसान खुद पर गर्व करता है, नई चीजें बनाता है और समाज आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ आधुनिकीकरण यानी नए नियम, तकनीक और संस्थाएं जो धीरे धीरे इंसान की असली आजादी और पहचान को ही कमजोर कर देती। पहले जिस अनुशासन और नैतिकता से आधुनिक समाज की शुरुआत हुई, वही अब खोती जा रही है। यानी समाज ने आगे बढ़ने के चक्कर में अपने असली आधार को ही खो दिया, जिससे इंसान की आजादी और उसका नैतिक जिम्मा खतरे में पड़ गया। इसी के साथ वेबर का असली सवाल यही बन गया कि जब सब तरफ तर्क, नियम और नए विचारों का जोर है, तब भी एक आम आदमी अपनी आजादी और पहचान कैसे बचा सकता है। यही वो सोच है जो वेबर के हर काम में दिखती है। वेबर की सोच का सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि आज के जमाने में इंसान की खुद की आजादी और सोच कहाँ रह गई है। वेबर ने अपने तरीके और पद्धति को कभी किसी एक तय नियम या किताब में नहीं बांधा। उनका तरीका बहुत साधारण और काम में आने वाला। वे मानते थे कि जैसे कोई इंसान हर कदम पर अपने शरीर के अंगों को समझकर नहीं चलता, वैसे ही पढ़ाई या रिसर्च के लिए भी कोई तय तरीका जरूरी नहीं। असली बात यह है कि जब इतिहास या समाज की पढ़ाई करते हैं, तो शोधकर्ता को खुद अपने अनुभव, सोच और फैसले के हिसाब से काम करना पड़ता है। ऐसे समय में जरूरी है
कि वो सच और अपनी सोच दोनों के बीच फर्क समझे और सच के साथ अपने आदर्शों के लिए भी डटकर खड़ा हो। वेबर का तरीका सिर्फ रिसर्च या पढ़ाई का नियम नहीं था, वो असल में एक नैतिक सोच और समाज में जिम्मेदारी निभाने का तरीका। वेबर के हिसाब से समाजशास्त्र और इतिहास को समझने का तरीका बिल्कुल अलग है। जब हम समाज में किसी इंसान के व्यवहार को समझते हैं तो उसमें सिर्फ उसकी बाहरी हरकतें नहीं बल्कि उसके मन की सोच और मीनिंग भी देखनी होती। साधारण व्यवहार तो सिर्फ गिनती और आंकड़ों में आ सकता है, लेकिन इंसान का असली काम उसी वक्त समझ में आता है जब हम जाने कि उसने वो काम किस सोच, इरादे और अपने हिसाब से क्यों किया। समाज शास्त्र का असली मकसद भी यही है, इंसान की अंदर की भावना, सोच और उसके फैसलों को समझना। पर यह समझ कोई सीधी सादी या सिर्फ महसूस करने वाली बात नहीं है, बल्कि इसमें तर्क और वजह दोनों शामिल रहते हैं। जब हम किसी काम को उसके नतीजे और इरादे से जोड़कर समझते हैं, तभी वो बात सबके लिए साफ हो पाती। वेबर को लगता था कि अगर हम किसी काम का मकसद तय करते हैं, तो उसमें भी हमारी अपनी सोच और मान्यताएं शामिल हो जाती हैं। यानी शोधकर्ता भी जो विषय चुनता है, उसमें उसकी अपनी पसंद, समय और नजरिया भी घुस जाता है। इसलिए समाजशास्त्र या इतिहास में पूरी तरह से तटस्थ या बिल्कुल सही ज्ञान मिल पाना बहुत मुश्किल है। हम बस इतना कर सकते हैं कि काम की वजह या तरीका तो समझ सकते हैं, पर उसके आखिरी मकसद को पूरी तरह से तटस्थ होकर नहीं समझ सकते। यही वजह है कि वेबर के लिए मूल्य मुक्त होना यानी अपने निजी विचारों को अलग रखना एक आदर्श है, लेकिन ये कभी पूरी तरह पाया नहीं जा सकता। वेबर ने आदर्श प्रकार यानी आइडियल टाइप का तरीका भी इसी सोच से अपनाया। इसका मतलब है किसी एक सोच या नजरिए को लेकर हम अलग अलग बातों को जोड़ते हैं और एक ऐसा मॉडल बनाते हैं जो असलियत में कहीं भी पूरा नहीं मिलता, बस समझने के लिए बनाया जाता। ये तरीका असलियत की हूबहू नकल नहीं करता, लेकिन वो हमें चीजों को साफ और सुलझे हुए ढंग से समझने में मदद करता है। इसका मकसद ये नहीं कि सब बातों का औसत निकालकर कोई समझौता कर लिया जाए, बल्कि ये है कि हमें अपने असली आदर्शों और विचारों के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए वेबर का तरीका न सिर्फ पढ़ाई या रिसर्च का था, बल्कि अपने आदर्शों के लिए सच्चाई से खड़े होने की भी सीख देता है। वेबर के हिसाब से किसी भी रिसर्चर का अपने विचारों और मूल्यों के प्रति साफ और ईमानदार रहना बहुत जरूरी है, भले ही वो निजी या एक तरफा ही क्यों न हो। बिना अपनी सोच के कोई भी असली और काम की जानकारी नहीं मिल सकती। जरूरी ये भी है कि हर शोधकर्ता अपने विचार खुले तौर पर सामने रखे, ताकि खुद को और दूसरों को ये पता रहे कि उसकी रिसर्च में उसकी अपनी सोच और नजरिया भी शामिल है। वेबर ने अपने आदर्श प्रकार के तरीके को भी इसी वजह से बनाया था, ताकि हर रिसर्चर अपनी सोच को साफ साफ पेश कर सके और उसे समझ सके। इस तरीके में एक तरफ तो हम मानते हैं कि ज्ञान में हमारी निजी सोच हमेशा रहेगी, लेकिन साथ ही हम ये भी मांगते हैं कि हर रिसर्चर ईमानदारी से खुद के नजरिए को माने और दिखाए। यही तरीका इंसान में एक खास ईमानदारी और साफ दिली लाता है, जो उसे सच में अच्छा शोधकर्ता बनाता है। वेबर मानते थे कि रिसर्चर को अपनी रिसर्च से लगाव भी होना चाहिए और साथ में सच्चाई को भी खुलकर देखना चाहिए। राजनीति और समाज की बात करें तो वेबर का जोर हमेशा इंसान की आजादी और उसके अंदर के चरित्र को दोबारा जगाने पर था। वेबर को जर्मनी में राजनीति में आजादी की सोच वाला बड़ा विचारक माना जाता है। उनकी नजर में असली राजनीतिक सोच वही थी जिसमें इंसान की खुद की आजादी सबसे ऊपर हो। लेकिन समय के साथ समाज में इतने बदलाव आए कि पुरानी आजादी और पुराने मूल्य खतरे में पड़ गए। अब सब कुछ सरकारी दफ्तरों, कानून और कागजों के बीच सिमटता जा रहा था। वेबर की राजनीति की सोच असल में शक्ति और उसके इस्तेमाल को समझने पर टिकी थी। वे मानते थे कि राज्य की असली पहचान यही है कि उसके पास ताकत का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार होता है और यही उसकी असली ताकत है। लेकिन वेबर के मुताबिक
सत्ता सिर्फ डर या जोर से नहीं चलती, उसमें लोगों की मान्यता और भरोसा भी जरूरी है। जब लोग अपने आप किसी नेता या व्यवस्था को मानते हैं, तो वही असली सत्ता होती है। वेबर ने हमेशा ये समझाया कि समाज में हुकूमत सिर्फ डर या फायदा देने से नहीं चलती, बल्कि लोगों के भरोसे, मान्यता और व्याख्या से चलती है। यही उनकी सोच को बाकी सबसे अलग बनाता है। अगर सीधे शब्दों में समझे तो वेबर की नजर में राजनीति का सबसे बड़ा मकसद समाज में व्यवस्था और नियंत्रण कायम करना है, न कि सीधे सीधे न्याय या आजादी जैसे। वेबर के मुताबिक राज्य की असली पहचान ये है कि उसके पास एक तय इलाके में ताकत का कानूनी इस्तेमाल करने का हक होता है। वेबर को लगता था कि असली राजनीति उन्हीं लोगों की मानी जाती है जो समाज की जरूरत और वहाँ के लोगों की सोच को समझकर ही हुकूमत चलाते हैं। राज्य या सत्ता का चलना सिर्फ डर या फायदों की वजह से नहीं होता, बल्कि जब लोग खुद उस सत्ता को सही मानते हैं, तभी असली हुकूमत बनती। वेबर ने राजनीति में ताकत और उसकी पहचान को समझने के लिए 3 तरह की सत्ता बताई। पहली, करिश्माई सत्ता, जिसमें लोग अपने नेता की खासियत और जादू से प्रभावित होकर उसे मानते हैं। दूसरी, परंपरा पर टिकी सत्ता, जिसमें लोग पुरानी रीतियों और आदतों की वजह से किसी को अपना शासक मान लेते हैं। तीसरी, नियमों और कानूनों पर टिकी सत्ता, जिसमें सब कुछ तर्क और नियमों के हिसाब से चलता है, और यही आधुनिक समय की सबसे आम और मजबूत सत्ता है। पहली 2 में इंसान की पहचान या इतिहास की लंबाई का असर रहता है, लेकिन तीसरी वाले में सब कुछ साफ नियमों और कानून के सहारे ही चलता है। वेबर की सोच पर यह भी आरोप लगे कि कहीं ये राजनीति को बिल्कुल नैतिकता से अलग तो नहीं कर देती, यानी उसमें कोई अच्छा बुरा, सही गलत का पैमाना ही नहीं रह जाता। कुछ लोगों ने कहा कि वेबर की सोच सिर्फ सत्ता की मजबूती दिखाती है, उसमें आम लोगों के हक या लोकतंत्र के लिए साफ जगह नहीं मिलती। पर असल में वेबर ने बार बार बताया कि सत्ता टिकती है तभी है जब लोग उसे अपने दिल से स्वीकार करते हैं और उसमें अपना भरोसा पाते हैं। उनकी नजर में जो भी शासक या व्यवस्था लोगों के नियम, सोच और आदतों से मेल खाती है, वही लंबे समय तक चल सकती है। इसी वजह से वेबर की सोच को आज भी राजनीति में बहुत मायने दिया जाता है। असल में वेबर खुद भी लोकतंत्र को अपनी सोच में ठीक से जगह नहीं दे पाए। कभी वे लोकतंत्र को अलग किस्म की सत्ता मानते थे, जिसमें सत्ता लोगों के बीच से आती है, जबकि उनकी बाकी 3 सत्ता ऊपर से नीचे चलती है। कई बार वे यह भी मानते थे कि लोकतंत्र असल में कोई सच्ची सत्ता नहीं है, क्योंकि उसमें शासक और जनता के बीच फर्क ही खत्म हो जाता है और कोई भी ऊपर या नीचे नहीं होता। इसीलिए वेबर को लोकतंत्र को अपने 3 मुख्य प्रकारों में ठीक से फिट करना मुश्किल लगता था, और उन्होंने पुराने समय की शहरी सभाओं को भी बस बगावत या अस्थायी सत्ता का रूप कहा। फिर भी वेबर ने लोकतंत्र को करिश्माई सत्ता के एक अलग रूप में देखा, खासकर उन धार्मिक समुदायों में जहां लोग खुद अपने दम पर किसी को नेता मानते हैं। ऐसे समुदायों में हर किसी की राय मायने रखती थी और नेता का चुनाव लोगों की मर्जी से होता था। इसका नया रूप ये है कि चुनाव में लोग अपने वोट से किसी नेता को चुनते हैं जो जनता का सेवक होता है, मालिक नहीं। ऐसे में लोकतंत्र पूरी तरह करिश्माई और संस्थागत सत्ता का मिश्रण बन जाता है, लेकिन ये रूप भी बहुत कम और खास हालात में ही देखने को मिलता है। मजेदार बात यह है कि 20वीं सदी के इतने बड़े राजनीतिक सोच रखने वाले वेबर भी लोकतंत्र को लेकर पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे, जबकि दुनिया में लोकतंत्र ही सत्ता की सबसे जरूरी पहचान बन गया था। उनका असली फोकस हमेशा नेतृत्व और मजबूत नेताओं पर रहा। वे मानते थे कि असली लोकतंत्र वही है जिसमें नेता खुद को जनता के बीच साबित करें और लोग उन्हें आजादी से चुन सके। उनके लिए लोकतंत्र का असली मकसद बराबरी, आजादी या न्याय जैसे आदर्श नहीं थे, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना था जिसमें मजबूत नेतृत्व उभर सके और देश की व्यवस्था को संभाल सके। यही वजह है कि वेबर की सोच में लोकतंत्र हमेशा एक चुनौती बना रहा,
जिसे वे कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। वेबर की सोच को सही तरीके से समझना हो तो ये देखना जरूरी है कि उन्होंने नेता की ताकत या लोकतंत्र को सिर्फ किसी एक इंसान की खासियत जोड़कर नहीं देखा। असली करिश्माई नेता वही है जो लोगों के प्रति जिम्मेदार हो और जिसे लोग खुद चुने। ऐसा करिश्मा ऊपर से थोपे जाने वाला नहीं होता, बल्कि ये लोगों के बीच से उभरता है जब समाज में खुली चुनावी प्रक्रिया और छोटे छोटे समूहों में नेता चुने जाते हैं। जब लोग खुद अपने स्तर पर नेता को चुनते हैं तो लोकतंत्र भी मजबूत होता है और सत्ता भी समाज के करीब रहती है। वेबर की नज़र में असली लोकतांत्रिक नेतृत्व वहीं से निकलता है जहां समाज में अलग अलग संगठन और समूह जिंदा और सक्रिय रहते हैं। लेकिन वेबर ने यह भी माना कि हर संगठन या ग्रुप समाज के लिए अच्छा नहीं होता। कई बार तो कुछ ग्रुप लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होते बल्कि नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि समाज में सही तरह की राजनीति और समझदारी विकसित हो जिससे लोग अच्छे नेता चुन सकें और लोकतंत्र मजबूत हो। वेबर के हिसाब से असली लोकतांत्रिक समाज वही बनता है जहां अलग अलग विचार, ग्रुप और लोग अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी समझते हैं, बहस करते हैं और एक दूसरे से टकराते भी हैं। लेकिन ये टकराव हिंसा या बुराई में ना बदल जाए, बस यही जरूर। वेबर का मानना था कि लोकतंत्र में हमेशा सबके बीच पूरी तरह सहमति नहीं बन सकती, क्योंकि हर किसी के अपने अपने मूल्य और सोच होते हैं। पर इसी में असली खूबसूरती है, क्योंकि जब सभी अपनी अपनी बात मजबूती से रखते हैं और फिर भी समझौते पर आ जाते हैं, तभी असली अच्छे नागरिक वही होते हैं जो अपने विचारों और आदर्शों के साथ रहते हुए भी समाज के बाकी हिस्सों से समझौता करना जानते हैं। यही राजनीति की सबसे बड़ी खूबी है कि सिद्धांत और व्यवहार दोनों का सही संतुलन बन जाए। यही वेबर की असली सोच। वेबर की सोच के मुताबिक राजनीति और समाज में असली नेता और नागरिक वही हैं जिनके अंदर अपने आदर्शों के लिए पक्की लगन हो, लेकिन साथ ही वे इतने समझदार भी हों कि हर बात को अपनी ही तरह से सही ना माने। ऐसे लोग न तो सिर्फ पद और नौकरी के पीछे भागते हैं, न ही सिर्फ अपने आदर्शों में अंधे होते हैं। वेबर का मानना था कि असली नेता वह है जो अपनी सोच के लिए डटकर लड़ सके, लेकिन साथ ही यह भी समझे कि हर किसी की सोच अलग है और कभी कभी समझौता भी करना ही पड़ता है। राजनीति में यही सबसे बड़ी खूबी है, जब नेता या नागरिक मजबूती से अपने आदर्शों पर टिके रहते हैं, लेकिन फिर भी वक्त की जरूरत के हिसाब से जिम्मेदारी लेते हैं, और अगर उनके फैसले के कोई अच्छे या बुरे नतीजे निकले तो उसे भी पूरी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। वेबर ने साफ कहा था कि राजनीति में समझौते तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन जो सच में पढ़े लिखे और गहरे सोच वाले लोग हैं, उन्हें चाहिए कि वे इन समझौतों को बस यूं ही न ढंके, बल्कि उसके सच को माने और समझें। असली राजनीति में नेता और नागरिक दोनों को तजुर्बे और टकराव से सीखना पड़ता है। यही असली लोकतांत्रिक समाज की ताकत है। वेबर की दो मुख्य नैतिकताएं थीं, जिम्मेदारी की नैतिकता और विश्वास की नैतिकता। जिम्मेदारी की नैतिकता कहती है कि हर काम को उसके असर या नतीजे से देखो, यानी तुम्हारा फैसला समाज या दुनिया पर क्या असर डालेगा, ये समझना जरूरी है। यहाँ असली अच्छाई ये है कि इंसान अपने हर काम और उसके असर को समझे और फिर सही फैसला करे। विश्वास की नैतिकता ये कहती है कि इंसान को सिर्फ अपने काम या रास्ता चुनने का हक नहीं है, बल्कि अपने असली मकसद या लक्ष्य भी खुद तय करने चाहिए। इंसान का असली व्यक्तित्व उसमें दिखता है कि वह अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी मूल्यों को खुद चुनता है और उन पर टिके रहता है। लेकिन असली दिक्कत ये है कि तरीका चुनने के तर्क और लक्ष्य तय करने के तर्क एक जैसे नहीं होते, और इसी वजह से दोनों में हमेशा एक दूरी बनी रहे। बहुत से लोग मानते हैं कि ये दोनों नैतिकताएं कभी भी पूरी तरह एक नहीं हो सकती, लेकिन वेबर ने हमेशा यही कोशिश की कि इंसान में इतनी ताकत और समझदारी हो कि वह दोनों को एक साथ चला सके। असली नेता वही है जो अपने आदर्शों को भी माने और साथ ही दुनिया की हकीकत के हिसाब से जिम्मेदारी उठाए। वेबर की नजर में यही सच्चा इंसान और
असली राजनीतिक सोच है। वेबर की राजनीति और नैतिकता की सोच बहुत गहरी और सच्ची थी, लेकिन इसमें हमेशा एक तरह की मुश्किल और कड़वाहट भी छुपी रहती। वेबर के लिए असली नेता वही है जो राजनीति की सच्चाई यानी जोर जबरदस्ती और उसके अनचाहे नतीजों को खुले दिल से स्वीकार करता है, लेकिन साथ ही उसमें इतनी समझ और ताकत भी हो कि वो अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी ले सके। राजनीति में कई बार ऐसे हालात आते हैं जहां सही काम करते हुए भी इंसान को बुरा महसूस होता है या कभी-कभी हाथ गंदे करने पड़ते हैं। वेबर मानते थे कि चाहे नेता जितना भी सफल हो जाए, उसे अपने फैसलों की जिम्मेदारी और उसके असर का बोझ हमेशा उठाना ही पड़ता है। यही वजह है कि वेबर की सोच में एक खास तरह का हीरो होता है जो अपने फैसलों की वजह से दुख और पछतावा भी महसूस करता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता है। वेबर ने विज्ञान और समाज की जिम्मेदारी को भी ऐसे ही समझाया। जैसे वैज्ञानिक को अपने काम में सच्चाई और ईमानदारी से जुटना चाहिए, ठीक वैसे ही राजनीति, समाज और काम में भी उनका पूरी जिम्मेदारी से निभानी चाहिए। उनके लिए असली इंसान वही था जो अपने अंदर के आदर्श, मेहनत और तर्क को एक साथ जी सके। वेबर ने जिस व्यक्ति धर्म या आदर्श व्यक्ति की बात की, उसका मतलब था ऐसा इंसान जो अपनी सोच, अपने मकसद और अपनी जिम्मेदारी को बराबर समझे और हर हाल में सच्चाई से खड़ा रहे। अंत में वेबर का मकसद कोई नियम कायदे या किसी एक आदर्श की लिस्ट बनाना नहीं था। वे चाहते थे कि इंसान में ऐसी तासीर आए कि वह अपने आदर्शों और हकीकत दोनों को साथ लेकर चले और मुश्किल फैसलों में भी ईमानदारी बनाए रखे। उनके लिए असली समाज, राजनीति और विज्ञान सबकी जड़ यही थी कि इंसान खुद को समझे, अपने फैसलों की जिम्मेदारी ले और हर हाल में सच्चाई और मेहनत से आगे बढ़े। इसी वजह से वेबर की सोच आज भी बहुत सारे लोगों को नई सोच और हिम्मत देती है, क्योंकि उनकी बातें आज के जमाने में भी उतनी ही सच्ची और काम की है जितनी पहले थी।